कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया। Number one, the Constitution of India does not define civil contempt and criminal contempt. Second, the Constitution of India does not mention contempt of court. Number three, the Constitution does not define the process for contempt proceedings, but it recognizes the authority of courts to punish for contempt. बताइए which of the following statements are correct? सी की तरफ बहुमत जाती मुझे दिखाई दे रही है। आंसर आ रहा है 1 and 3। अच्छा जी। हम्म। बहुत बढ़िया। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे तो आपके स्टैटिक का टॉपिक है, बट अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में है, पूरा हिंदू का आर्टिकल आया है, देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं आराम से। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर हमने बढ़िया से नोट्स बना दिए हैं। आपको मालूम होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर बोथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? वो अपनी जजमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो प्रोविजन है, वो कहीं ना कहीं ये बात इंप्लाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। अगर उनके आपने जजमेंट की बात नहीं मानी, तो भाई आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। कौन बताता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। ठीक है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है जी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स का प्रोसेस बताता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डेराइव तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोसेस को डिफाइन नहीं करता है, ना तो वो सिविल कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है, ना क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज मेंशन अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहां पर? आर्टिकल 19 क्लॉज 2। इट इज अ ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री स्पीच। अगर आपको याद हो, एक बार मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के नोट्स दिए थे। हाँ जी, 19(1) ए बी सी डी ई, और फिर उनकी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हैं 2 3 4 5। हाँ जी, याद है कि नहीं? है ना, वो ऐसा ऐसा एक माइंड मैप बना के दिया था। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इट मेंशंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पर डिफाइंड कहां पर है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अच्छा, ये भी याद रख लेना दैट अंडर द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी, एच.एन. कई बार ऐसा फैक्ट पूछ लेता है यूपीएससी, एक आधी बार पूछा भी है कि अंडर द रिपोर्ट ऑफ द एच.एन. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ये डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट को और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। सिविल कंटेम्प्ट यानी कि भाई आप जानबूझकर डिसोबीडियंस कर रहे हो, कोर्ट की बात की, ठीक है, तो आपने कंप्लाई नहीं किया कोर्ट की जजमेंट से और डेलिबरेटली नहीं किया, तो ये तो हो गया आपका सिविल कंटेम्प्ट। लेकिन आपने हल्ला करा, ठीक है, आपने कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया, हाँ जी, आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, आप लठ लेके चल दिए, वो हो गया जी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट यहां याद रखनी है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ऑन देयर ओन। ये बात क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वो अपने आप भी ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज में ऑल्सो फाइल पिटीशन बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट कंसर्न। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, 1 and 3 ओनली। ठीक बात है कि नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं जी, करता है 19 क्लॉज 2। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द प्रोसेस फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। बिल्कुल वो नहीं डिफाइन करता है, बट इट रिकॉग्नाइजेस द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आंसर हो गया 1 and 3 ओनली। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। पोल अभी नहीं, तो तन्वी उसमें बहुत टाइम लगता है, आप चैट में अपना इंटरैक्ट करें। ठीक है, हाँ जी, बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट कंटेम्प्ट इस बार दोबारा एग्जाम में दिखने के पूरे चांसेस हैं। एच.एन. सान्याल कमिटी भी दिख सकता है, दे कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑन देयर ओन, ये भी दिख सकता है।
मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन नहीं करता, ये भी आपको दिख सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेंट्रल पे कमीशन, अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन फीचर इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स। आराम से पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर आप जवाब देना। Consider the following statements regarding the Central Pay Commission. Number one, the Central Pay Commission is a constitutional body established under the provisions of the Constitution of India and its recommendations are binding on the Union government. ठीक है जी। The terms of reference of a pay commission are determined by the Ministry of Finance after consultation with the employee unions and do not require approval of the Union Cabinet. The first Central Pay Commission was set up in 1946. And the fitment factor used by Pay Commission is a fixed statutory multiplier that remains constant across Pay Commission. क्या है इसका जवाब? डी, बी। दो आंसर अभी तक मुझे चैट में दिखे हैं। डी भी दिख गया, बी भी दिख गया। डी, बी में बाहरी कंफ्यूजन, 3 एंड 4 या 3 ओनली। डी और बी में भारी स्किप भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बिना नोट्स पे जाए दो कौन सी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आप भी जो स्किप भी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं भैया ये क्या बना दिए, हंसी आ रही है। 1 एंड 2। ठीक है। द सेंट्रल पे कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अरे नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कहां पढ़ा है तुमने? लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में लिखी है? नहीं लिखी ना। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये तो गलत है। And the terms of reference are determined by the Ministry of Finance after consultation with the employee union and does not require approval of union cabinet. अब अगर थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर देखा है, रीड करा है, कुछ कुछ इधर उधर मालूम है, तो आपको मालूम है ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक बार को जो कच्ची प्रिपरेशन वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं हो सकता है सही हो, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी देखते हैं। अब बात आती है सारी 3 एंड 4 पे। अब आप कंफ्यूज हो गए बी या डी, यस या नो। यहां पर मैंने वैसे आपको दो तरीके बता रखे हैं, या तो कंसिस्टेंटली 3 ओनली पे जाओ या कंसिस्टेंटली 3 एंड 4 पे जाओ, यस या नो। ये आपको सीखा है कि नहीं सीखा आपने? जब भी इस दुविधा में फंसो, आपको ये तो अब पता चल गया इस क्वेश्चन से कि 3 इज द राइट स्टेटमेंट। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड अपनी कॉमन सेंस से एलिमिनेट करते हो, यू नो दैट थर्ड इज द राइट स्टेटमेंट। नाउ all it matters is whether you know about the fourth statement or not. So technically the question is judging your common sense and your knowledge about the fitment factor. आप प्लीज इस बात को समझिए। देखो, जब हम रिवीजन करेंगे ना कैग के अंदर, तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा। हाँ जी, आप लोगों के पास ये प्रिविलेज है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द पेड इनिशिएटिव, यू आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस द क्वेश्चंस पूरा ड्यूरिंग द क्लास। एंड इस क्लास का सबसे बड़ा अगर कोई वैल्यू है ना इस क्लास की, तो वो एक क्वेश्चंस हैं और उनको प्रैक्टिस करने की अप्रोच है। ठीक है, आपको ये नोट्स तो बड़े आराम से मिल सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू बी इन द प्रीलिम्स जोन, ठीक है, कॉन्स्टेंटली फॉर दैट 1.5 आवर। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ द लेक्चर। तो आप क्या ये समझे कि ये क्वेश्चन आपसे दो बार जज करवा रहा था? ये थर्ड स्टेटमेंट वाज नॉट इवन रेलेवेंट। The question was expecting that you have common sense, number one, and because of that, you were able to eliminate 1 and 2. And now, are you aware about what the hell is fitment factor? ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था आपसे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये सब। तो सेंट्रल पे कमीशन आपको मालूम है, सेंट्रल पे कमीशन, 8th सेंट्रल पे कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इट इज हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई एज द चेयरपर्सन, व्हिच इज फाइन, वी डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, अब पहली बात, it is constituted by an executive order. It is not a constitutional body. It is not constituted by passing a legislation. It is constituted by an executive order based on union cabinet's decision. ठीक है, अब जब कैबिनेट डिसीजन ले रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो टीओआर बनाएगी। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अ पे कमीशन आर फाइनलाइज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। ये बेसिकली बेसिक टर्म्स होती हैं जो डिफाइन करती हैं स्कोप, ऑब्जेक्टिव, क्या क्या इश्यूज एग्जामिन करेंगे, क्या क्या चीजों पे रिकमेंडेशन देनी है, और वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो द टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर आल्सो फाइनलाइज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव, इट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, द फर्स्ट पे कमीशन वाज सेट अप इन 1946। अब एक बार को अगर कोई तिगड़म दिमाग लगा ले कि नहीं भैया फैक्ट है 1946 इंडिपेंडेंस से पहले, हम तो इसे गलत मानेंगे, लो जी थर्ड 3 और ये भी हटा दिया, आ गया आंसर 1 एंड 2। वैसे तुम में से ऐसा किसी ने नहीं किया, एंड आई एम रियली हैप्पी। ऑल्दो मैंने ये ट्रैप सेट किया था, बट भाई कमाल हो, ठीक है, सीख गए हो आजकल।
ठीक है? कि भई हाँ, 1946 में थोड़ी ना पहला होगा, 1946 में था पहला, ठीक है? अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है देखो, ये फिटमेंट फैक्टर बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है, कि भाई कितनी सैलरीज़ को बढ़ाना है, कितने एक्स बढ़ाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 7th पे कमीशन ने बोला था 2.57 होगा, तो 2.57 टाइम्स बेसिक पे बढ़ गया। तो क्या ये कांस्टेंट रह सकता है? खुद बताओ, लॉजिक लॉजिक नहीं ना, ऑब्वियसली हर साल डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, फिस्कल में कितना पैसा है, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करके ये फिटमेंट फैक्टर आता है कि इतना आपको इतने टाइम्स आपका वो पे बढ़ेगा, ठीक है? सो द फिटमेंट फैक्टर डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर भी चेंज होता रहता है, जैसे इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट फिस्कल कैपेसिटी, इंडस्ट्री सैलरी एटसेट्रा, ठीक है? सो द स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। आंसर हो गया इसका क्या? बी 3 ओनली, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, जिसको मैंने ये सोचा था कि ये आप सब इसको इनकरेक्ट मानोगे, बट आप लोगों ने मेरे को धप्पा कर दिया। गुड, वेरी गुड। दोनों टॉपिक समझ आए? हाँ जी, दोनों टॉपिक दिमाग में बैठ गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो, नवंबर ऑनवर्ड्स मैंने वैसे ही बोला था, इनफैक्ट सितंबर ऑनवर्ड्स ही प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर अब जितने महीने आगे जाएंगे उतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीनों से मेरा एक्सपीरियंस कहता है सबसे ज़्यादा टॉपिक फँसते हैं, सबसे ज़्यादा। तो मैं भी अपना बढ़ चढ़कर दिमाग लगा रहा हूँ कि भाई क्या आएगा, ठीक है? सो अब जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल क्रिमिनल है इफ यू फॉरगेट व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, ठीक है? सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आने के चांसेस जस्ट लाइक पार्डनिंग पावर, पे कमीशन पे क्वेश्चन आया नहीं है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अब थर्ड, भैया इलेक्शन न्यूज़ में है, इलेक्शन न्यूज़ में है, एसआईआर न्यूज़ में है, दुनिया न्यूज़ में है, सब इलेक्शन न्यूज़ में आ गया। पूरी दुनिया न्यूज़ में आ गई। पर क्वेश्चन पता है मेरे को, भैया थोड़ा ज़ूम, अरे तो थोड़ा तो ज़ूम तो ये तो आपके पास मिल ही जाएँगे नोट्स, अभी थोड़ा ना टॉपिक चल रहा है। पर क्या लगता है इलेक्शंस पे से इस बार किस चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है? आएगा क्वेश्चन इस बार, बट सबसे प्रोबेबल टॉपिक आपके हिसाब से क्या है? राइट टू वोट नहीं, नहीं आरओपी पे नहीं, एसआईआर, आरपीएन नहीं। आरपीआई, आरओपी पे क्वेश्चन आएगा, आएगा उस पे आएगा सीधा, क्या कहते हैं मेंस में। हुँ, हुँ। अभी तक किसी ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, नहीं सेंसस नहीं। चलो, अब धप्पा तुम ऐसे ही होते हो। अब देखो सारो, सिटीज़नशिप, डिलिमिटेशन, सिटीज़नशिप, इलेक्टोरल रोल, रजिस्ट्रार जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब आ गया न्यू। वन नेशन वन इलेक्शन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यही मात खाते हो तुम लोग, यही खाते हो मात। चलो, देखो डिजिटल सेंसस, मालविका कह रही हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। The State Election Commission is a non-constitutional body responsible for ensuring free and fair elections to the local self-government institutions. ठीक है, लो भैया जूम कर लिया। The State Election Commissioner can be removed only in the same manner and on the same grounds as a judge of a high court. And the State Election Commission has the power to prepare fresh voter list independently for election to local bodies. पता ही है सर आंसर, सी आंसर आ गया है। एक मिनट रुक जाइए, चैट में आंसर बताइए। और मैं बस ये देखना चाहता हूँ आप लोग क्या आंसर देंगे, इसलिए आपका ए बी सी डी ई ऑप्शन आएगा। मैं अभी आंसर नहीं बताना चाहता, आप ए बी सी डी में से मार्क करिए, ई नहीं मार्क करना। आपको अपना आंसर गलत ही दिखेगा, ठीक है, बट आप मार्क करिए, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सही आंसर ई मार्क करा है। बस मैं अभी क्लास की परसेंटेज देखना चाहता हूँ। मार्क करो, ए बी सी डी, कौन कितना मार्क कर रहा है देखते हैं। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? सी। ठीक है, चलो चलो करो करो। ए आ रहा है अभी तक 20%, 10% बी, 70% सी, एंड डी और ई तो खैर कोई मार्क ही नहीं कर रहा। डी तो कोई नहीं कर रहा बिकॉज़ सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? हुँ, एंड पोल। हाँ जी, अब मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे। भाई साहब, ये जितने ए जिन्होंने मार्क करा है, ठीक है? वो तो छोड़ो, जिन्होंने ये बी और सी मार्क करा है, बी, सी, ठीक है? खास करके जिन्होंने बी मार्क करा है, 1 सेकंड, हाँ, बी वाले,
स्टेट इलेक्शन कमीशन और अविनाश आप तो बी लिख रहे हो, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बी वालों को मैं पर्टिकुलरली जानना चाहता हूं। बी वाले और ए वाले, ए तो नहीं, सॉरी, बी वाले, बी वालों, आपने आंसर मार्क करा है 1 एंड 2 ओनली। आपको लगता है कि इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, विच इज फाइन। जिन्होंने भी इस ऑप्शन में बी मार्क करा है ना, और वो मैं परसेंटेज वही 11% लोग, 11% लोग तो निहायती नालायक हैं। ठीक है, जिल बिल्कुल महानालायक जिसे कहते हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी पॉलिटी में ये बोल रहे हो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो भाई फिर तो नहीं हो सकता कुछ। आप देख रहे हो इलेक्शन न्यूज़ में है, इलेक्शन पढ़ा दो, इलेक्शन है, लेकिन अच्छा, किसी ने गेस किया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है? पर स्टेट इलेक्शन कमीशन सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है? यही तो यूपीएससी मारता है तुम्हें, और तुम मात खाते हो। अब ऑब्वियसली भाई इट इज नंबर 1 अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो स्टेटमेंट नंबर 1 तो वैसे ही गलत है, तो भाई बी और डी तो हट ही गया। डी किसी ने मार्क नहीं करा, ग्रेट, बट बी वाले नालायक थे। अब द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, वो देखते हैं, और उसकी ये जो इलेक्टोरल रोल को लेके, अच्छा, इसमें सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है? 1, 2 एंड 3 में से सबसे नॉर्मल स्टेटमेंट कौन सी? 2। ठीक है, आपने प्रोविजन पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो भैया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन एमएलए, आपकी विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के कराता है? नहीं, ओनली एंड ओनली लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 9 एंड पार्ट 9 ए। दो के इलेक्शन कराता है, पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 जेड ए। सिर्फ दो चीजों के इलेक्शन कराता है, पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, तो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होगा, उसे अपॉइंट करता है गवर्नर। ऑब्वियस सी बात है, एक बार अपॉइंट कर दिया तो कंडीशन ऑफ सर्विस तो चेंज नहीं करेंगे इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, दैट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल पॉइंट। एंड देन it can be removed only in the same manner and same ground as the judge of the high court। ये आपको शायद याद था। अब आती है बात स्टेटमेंट नंबर 3। मेजॉरिटी लोगों ने आंसर मार्क किया 2 एंड 3। अब वो यहीं फंस गए। मैंने फिर एक बात बोली है, कोर कंसेप्चुअल। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हो, तो क्या आप, अच्छा अगर अच्छे से पढ़ी है, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपको? ये क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या कोई हाइपोथेटिकल ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्ट ही नहीं हो सकता? आना चाहिए। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में मैंने ट्रिक लगाने को बोला है कि नहीं बोला? यूपीएससी हमेशा उल्टी चलाता है ट्रिक्स को, जिन क्वेश्चंस में जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि आपने ये सोचा कि भाई सेकंड तो है, तो अब बताओ 1 2 3 नहीं है, हटा दिया। जो समझदार बच्चा है उसने फर्स्ट को एलिमिनेट करा, उसने बोला या तो अब 2 ओनली है या 2 एंड 3 है। अब थर्ड स्टेटमेंट एक बेट स्टेटमेंट थी। The state election commission has the power to prepare fresh voter list independently for election to local bodies। ये आपको 90% स्टेटमेंट सही लगेगी, यस या नो? यस या नो? बिकॉज अरे भाई इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, देखो 11% वाले तो निहायती नालायक, जो फर्स्ट को सही मान रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नालायक है, वो तो अलग प्रजाति के नालायक हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल साइड कर दो। ठीक है, जो उसमें गए, पर आप में से जो समझदार है उसने 1 को एलिमिनेट करा। अब आप फंस गए 2 एंड 3 ओनली पे। अब यहां पर ना दिक्कत आती है, आपको ये जज करना है कि दिस इज अ प्योर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन एंड आई शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, एंड इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ईदर यू आर 100% श्योर और डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। मेरा ये पर्सनल मानना होता है। बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट आप एग्जाम हॉल में, मैं मान ही नहीं सकता आप इस स्टेटमेंट को गलत मानो। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती है एक एस्पिरेंट में कि वो मैं देखो बहुत आपकी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। In the exam hall, you don't have the confidence to assume that statement number 3 can be wrong. Yes या no? This is the psyche of an aspirant. You will never, ever call it wrong. You will always go for कि हाँ ये सही है।
क्योंकि वहां आपका कॉन्फिडेंस जमीन में घुसा हुआ होता है और आप सोचते हो भाई हमारे में इतनी हिम्मत कहां कि हम ये कह दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है। दीज आर द क्लासिक बेट स्टेटमेंट्स जो आपको निकालती हैं एग्जाम से। ये स्टेटमेंट आपकी आप देखो भाई गलत है। They don't have the power to prepare fresh voter list. It uses the electoral rolls prepared by the Election Commission of India. ठीक है। सो क्या हो गया इसका आंसर अब बताओ। टू ओनली। ठीक है। जिन्होंने ए दिया बहुत बढ़िया शाबाश। State Election Commission is a constitutional body. It is not a non-constitutional body. The State Election Commission can be removed just like a judge of the High Court. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। And the State Election Commission has the power to prepare fresh voter. No, it is not having the power to prepare fresh voter. वो ECI की लिस्ट को यूज करता है। And it is a constitutional body. नालायको non-constitutional। ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हो गया टू ओनली ए। क्या ये तीन टॉपिक्स अच्छा मैं नहीं बोलता। अब बताओ इंपॉर्टेंट थे कि नहीं थे? और तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की पॉसिबिलिटी है अगर तीनों टॉपिक्स आ जाए तो। पे कमीशन इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट है। सीधी बात है। एक ना एक तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में दिखेगा, पूरी उम्मीद। और स्टेट इलेक्शन कमीशन पे तो मेरा दिल आया हुआ है। ठीक है। क्योंकि दुनिया इलेक्शन कमीशन के पीछे भाग रही है, यूपीएससी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पीछे भागेगा। ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि भाई एसईसी पे इस बार क्वेश्चन आएगा, देख लेना।